क्या हाल चाल है? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत बेहतरीन चीज़ हमने चालू की थी, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ की हिस्ट्री बताई थी मैंने आपको। रूल बना रहा था बेचारा, आपको पता है रीअरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट से अलग था उसका। फाइनली हमने मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल जो था उससे सही आंसर हमें मिल रहा था। वैसे मार्कोनिकॉफ रूल को हम लोग 2 मिनट के लिए याद करेंगे, ऐसा श्रद्धांजलि चढ़ाएंगे मार्कोनिकॉफ को। क्या था? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रीजेंट attacks at that doubly bonded carbon which contains minimum number of हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और हमें पता है कि ये मार्कोनिकॉफ रूल कुछ जगहों पर लगा, कुछ जगहों पर नहीं लगा। कहाँ नहीं लगा? सिमेट्रिकल एल्कीन्स के केस में नहीं लगा। जहाँ पर रीअरेंजमेंट फिनोमेना हुआ वहाँ पर उसका रूल जो था वो डायरेक्ट नहीं लग पाया। ठीक है, सो आगे बढ़ेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, मैं उनके आंसर्स बता देता हूँ आपको। ठीक है, होमवर्क थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, आज अपन काफ़ी कुछ और करेंगे। केस 1 की कैटेगरी लगभग सारी खत्म कर लेंगे। ठीक है ना, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, होमवर्क से स्टार्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम होमवर्क और इट वाज क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक हमने कर लिया था, 6 तक कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये ऐसा है और HBr। ठीक है, तो बॉन्ड ऐसे घूमेगी। अब सब देख लें, बॉन्ड घुमाने में किसी को कोई इशू नहीं है। और ये क्या ले लेगा? H+। तो ये H+ ले लेगा तो जनाब हमें मिलेगा एक बहुत स्टेबल कैटायन। और आप देख सकते हैं कैटायन रीअरेंजमेंट नहीं करना चाहता। रीअरेंजमेंट नहीं करना चाहता तो आपको जवाब ये मिलेगा, सिंगल आंसर। आप देख सकते हैं एक सिंगल आंसर आपको यहाँ मिल रहा है। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें 8th की, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8। सो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? अरे यार ये तो बहुत आसान है। HBr प्लस माइनस, तो क्या आपको पहले ही बार में ये कैटायन मिलेगा या नहीं मिलेगा? नो रीअरेंजमेंट, सीधा ये जवाब लीजिए, सिंगल आंसर 9th। अगर मैं 9th क्वेश्चन की बात करूं तो 9th क्वेश्चन बहुत आसान है, ये है। 10th की बात करूं तो 10th क्वेश्चन जो है वो ये है। और 11th की बात करूं अगर तो 11th क्वेश्चन ये है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इन तीनों का आंसर सेम आएगा। इन तीनों का आंसर सेम आएगा। कैसे आएगा ये देखते हैं। HBr में सबसे पहले कौन अटैक करेगा? H+। सही है ना? देखें, आपको देखकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यहाँ तो ये कैटायन बना, यहाँ ये कैटायन बना और यहाँ भी ये कैटायन बना। आप देख सकते हैं सारे लोग, बहुत आसान है यार। एक टर्मिनल पे माइनस आया, उधर H चला गया, यहाँ प्लस आ गया। नाउ लुक एट 1 and 2। सो रिंग एक्सपेंशन हम कर चुके हैं। अगर आप नोटिस करें 10th और 11th में कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, जबकि यहाँ रीअरेंजमेंट हो रहा है और आपको ये कैटायन मिलेगा। इसे जब एक्सपेंड करेंगे तो 1 2, अगेन आप देख सकते हैं 2 से H माइग्रेट कर सकता है और देखिए फिर यही कैटायन मिला। अब यार यहाँ तो ऑलरेडी ये कैटायन मिला। नाउ Br माइनस वुड अटैक सब पर और क्या देगा? सबका आंसर 1 है। सबका आंसर 1 है। बहुत आराम से आप देख सकते हैं सेम आंसर की प्राप्ति हुई है आपको। हम करेंगे 12 क्वेश्चन। शायद ये क्वेश्चन कुछ ऐसा क्वेश्चन है। नहीं, थोड़ा एक कार्बन इधर है। ओके, और ये H+। 13 क्वेश्चन भी मैं ले लेता हूँ। मेरे ख्याल से अगर मैं यहाँ एक मिथाइल लगा देता हूँ यहाँ पर तो ये क्वेश्चन बन जाता 9th वाला।
ठीक है, तो कर लीजिएगा, बहुत आसान है। इसमें मेरे भाई थोड़ा समझना होगा आपको। पोलराइजेशन ऑफ दिस बॉन्ड लाइक दिस वुड क्रिएट ए कैटायन। देखिए दो रास्ते में बना देता हूँ, एक से ये कैटायन बनेगा और एक से ये कैटायन बनेगा, एंड यू कैन इजिली फाइंड आउट कि ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। हालांकि कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं, ऐसा बात बोलते हैं, सर अब ये रीअरेंजमेंट करके ये देखो और अच्छा हो जाएगा। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट एक्चुअली, बिकॉज ये आरडीएस है, कैटायन का बनना आरडीएस है। ये स्टेप में जो स्टेबल बनेगा वो जल्दी होगा, उसके आगे वाले स्टेप में कैटायन जल्दी ज्यादा स्टेबल बन रहा, उससे कंपैरिजन नहीं होगा। कभी भी एक बॉन्ड को आजू घुमाना है या बाजू घुमाना है, अगर एक बॉन्ड को आजू घुमाना है या बाजू घुमाना है, अगर आपको ये पता करना है तो जो पहला कैटायन बनता है, फर्स्ट कैटायन की स्टेबिलिटी चेक करके बताइए। सो जनाब मिल गया आपने को आंसर। पहला वाला रास्ता सही नहीं है, दूसरा वाला रास्ता सही है, और इस केस में रीअरेंजमेंट नहीं होगा दोस्त। बी आर इस कैटायन पे टॉप बॉटम दोनों तरफ से अटैक करेगा, एंड इन दिस केस यू वुड गेट इट दिस आंसर। क्लियर? सो दिस इज योर आंसर। 13th जो है, 13th बहुत आसान है। मैं चाहता हूं कि ये कैटायन बना होगा, देख लें, फिर रिंग एक्सपेंड की होगी आपने, तो रिंग एक्सपेंशन से ये कैटायन आएगा, और यहाँ फिर से एक मिथाइल शिफ्ट होगी दोस्त, मिथाइल शिफ्ट करके प्लस नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, और फिर बी आर माइनस ने अटैक किया होगा। मैं ये बी आर यहाँ लगा दूँ, बात बराबर है, टेंशन मत लेना। लो ये आंसर आ गया, ये आंसर है 13th का। बहुत आसान है, बहुत आसान भाई। बाकी क्वेश्चंस में कर लेता हूँ, ये हटा देता हूँ। फोर्टीन्थ करें, 14th क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट करेंगे आज, इसलिए सारे लोग ध्यान से सुनेंगे। HBr ये है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ HBr एक्सेस था, ज्यादा था, ज्यादा, ठीक है। 16th वाला जो प्रश्न है, इसका मैं आंसर बताऊंगा आपको, क्लियर? और ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बड़ा मजेदार है, ठीक है। 16th 17th कोई भी हम एक डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो इट वाज CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, एंड क्वेश्चन इज आई थिंक सेम, HCl एक्सेस, HCl एक्सेस, ठीक है। एंड इफ 16th इज ओवर, 17th बहुत आराम से कर लेंगे हम। इसमें HCl1 इक्विवेलेंट है, CH2C CH2 HCl1 इक्विवेलेंट। बहुत ध्यान से सुनोगे तो इस क्वेश्चन में समझिएगा, बड़ा मजेदार चीज है। 18th के अंदर कई पार्ट थे, क्लियर? ABCD पार्ट तक था, ई पार्ट। तो एक पार्ट था CH2 डबल बॉन्ड CH2, एंड शायद HBr था, इट इज नॉट वेरी क्लियर टू मी, HBr था। अगले वाले में एक CH3 लगा हुआ है, CH CH2, और अगले वाले में 2 मिथाइल लगे हुए हैं, HBr। अगले वाले में Cl लगा हुआ है, और अगले वाले में NO2 लगा हुआ है, NO2CH, यहाँ NO2 लगा हुआ है। तो मेरे भाई बहुत क्लियरली हम समझ सकते हैं, आइए हम इसे समझते हैं। 14 तो मजाक है, 14 तो बहुत आसान है, ये H पर गया, ये कैटायन। अब ये कैटायन में रीअरेंजमेंट नहीं होना है क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्टेबल कैटायन है, तो इस पर Br माइनस अटैक करेगा, टॉप बॉटम,
बट आपको आंसर यही एकलौता मिलेगा। आप देख सकते हैं इसमें कोई टॉप बॉटम अटैक से कोई दो डिफरेंट चीज़ें तो आ नहीं रही हैं, दैट्स व्हाई इट्स अ सिंगल आंसर। इसमें जब HBr एक्सेस में डालोगे आप तो पहला केस बहुत आसान है, फर्स्ट केस इज वेरी इजी, क्योंकि अभी तो कोई ट्रिपल बॉन्ड है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एंड एक्चुअली यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन, यू डोंट हैव एनी डाउट कि किधर पोलराइज होगा। सो कैन पोलराइज इट इन आइदर डायरेक्शन, तो एक इधर H आ जाएगा, H ले लेगा तो आपको मिलेगा CH2 और ये प्लस, इट्स अनस्टेबल कैटायन, दैट्स व्हाई इस पर Br माइनस अटैक कर जाएगा एंड यू वुड गेट CHBr CH2, ये ठीक है, ये मिलेगा आपको। बट एज वी नो दैट देयर इज एक्सेस ऑफ HBr, तो वो वापस इस पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, वापस पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, एंड नाउ दिस कंपाउंड इज नॉट एक्चुअली सिमेट्रिकल, इट कंटेन्स Br वन साइड, तो अब इस पे जब HBr अटैक करेगा, क्लियर, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन किधर है। अगर हमें पता चल जाए पाई बॉन्ड लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट पोलराइज्ड है या उस तरीके से डिस्प्लेस्ड हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें रिएक्शन समझ में आ जाएगी। हम सबको पता है Br क्या करता है, प्लस R, Br क्या करता है, प्लस R, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर पोलराइज होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट H यहाँ जाएगा, एंड वी वुड हैव CH प्लस Br CH3, clear, some sort of pp orbital overlapping would be there, some sort of, okay, and Br minus would attack again from top and bottom, and what would we get, look at this, geminal dibromide, एक ही कार्बन पर दो हेलोजन आए तो हम जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं, और वो यहाँ पर हमें देखने को मिला, ठीक है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट 16th, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन which actually confuses you between two possibilities, clear? So what are those possibilities? Let's talk about that. Okay, so CH2 double C double CH2, if you are attempting this question casually, so you can think it like this bond is polarized, is polarizing in this sense, okay, so we would get CH2 double C plus CH3, clear, समझना होगा मामले को, समझना, एंड इसी चीज को देखते हुए आपका दिमाग आपको ऑर्डर करने लगेगा कि नो, polarize it in reverse direction. Your दिमाग, your brain would order you कि इसे रिवर्स डायरेक्शन में पोलराइज करो। वजह सुनना, अगर भाई साहब देखो पहले पोलराइज हुआ था तो यहाँ माइनस आएगा तो H यहाँ जाएगा, प्लस बीच में आएगा, लेकिन अगर ये ऐसे जाएगा तो माइनस यहाँ आएगा तो H यहाँ जाएगा, प्लस यहाँ आएगा। सो व्हाट यू एक्चुअली थिंक कि यू वुड गेट मोस्ट स्टेबल कैटायन among these two, this is most stable. ओके, सो अब आपको लग रहा है, अभी आपका दिमाग ये बोल रहा है यही करो यही करो यही करो, वो मत करो, वो खराब है वो खराब है वो खराब है। पता है लाइफ में जो होता है अक्सर वही ऑर्गेनिक में भी होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी लाइफ में हमेशा वो हो जिससे आपको मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलती हो। आपकी लाइफ में हमेशा वो होता है जो आसानी से हो सकता है, क्लियर। सो कोई भी रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस किस पाथ को सेलेक्ट करता है, you would find in chemistry that each and every reaction follows a path in which least barrier is required. least barrier, ठीक है, least barrier is required. अगर बैरियर कम है तो रिएक्शन उधर से ही निकलेगी। दो रास्ते हैं रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट देने के लिए, एक इधर एक इधर, एंड दिस पाथ इज स्मूथ, दिस पाथ डजंट रिक्वायर मच एनर्जी, तो उधर से जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इस रास्ते से जाने के बाद प्रोडक्ट उसे स्टेबल मिलेगी या अनस्टेबल मिलेगी। दिस इज वेरी ऑब्वियस कॉन्सेप्ट, और हमें सोचेंगे तो हमें समझ में आएगा। ऑब्वियस एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। सो लेट अस कंसीडर एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने क्या किया है, एक ही दिन आपने कंपटीशन के लिए फॉर्म फिल किया, ठीक है,
कोई ऐसा एडवेंचरियस कंपटीशन था, उसके लिए आपने फॉर्म भर दिया. नाउ यू आर कंफ्यूज्ड बिकॉज दे आर टू कंपटीशन एट सेम डेट को दो कंपटीशन. क्लियर? सो एक कंपटीशन की प्राइज मनी है 50,000 रुपीज. इफ यू आर गोइंग टू विन यू वुड गेट 50,000 रुपीज. एंड सेकेंड कंपटीशन जो था, जो उसी दिन एक और कंपटीशन था, उसकी प्राइज मनी थी 500 मिलियन यूएस डॉलर्स. अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ज़्यादा है. सो व्हाट यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट, आप क्या करने जा रहे हैं, समझेंगे थोड़ा सा. सो आप कहोगे सर आई थिंक इट्स अ वेरी ऑब्वियस, आई वुड ऑब्वियसली अटेम्प्ट 500 मिलियन यूएस डॉलर्स. ओके, कंपटीशन जिसका प्राइज मनी ये है. ओके, तो अब यही गलती जो आपने अभी यहां की है, वही गलती आप रिएक्शन में भी कर देते हैं. बिकॉज यू डोंट नो कि कंपटीशन में करवाया क्या जाएगा. एक्चुअली यू डोंट नो कंपटीशन में करवाया क्या जाएगा. व्हाट डू यू गेट इट कि जिसका 50,000 रुपीज प्राइज मनी था, उसमें 5 फीट की हाइट पर आपको चढ़ाकर बोल रहे थे कि ऐसा कूद जाओ, और अगर आप मैक्सिमम डिस्टेंस लेते हैं कूदते समय, देन यू वुड गेट 50,000 रुपीज. और 500 मिलियन यूएस डॉलर के लिए जो कंपटीशन था, उसके लिए आपको बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर से बिना पैरासूट के कूदना था, और जब आप नीचे जैसे ही लैंड करेंगे वैसे आपको प्राइज मनी मिल जाएगी. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ऑब्वियस दैट इट्स अ वेरी 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 टफ मीन्स टफेस्ट टास्क. ओके, सो what matters is it never matter actually कि how stable product you are going to obtain. it's important कि barrier कितना है, whether process, whether path is smooth or not, whether path is feasible or not, ये हमें देखना होता है. रास्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि रास्ते खूबसूरत होने चाहिए, मंजिल खूबसूरत हो भी सकती है और नहीं भी. ये याद रखें, ये मैंने कोई फिलोसफर बन के नहीं बोला है, मैं आपको ऑर्गेनिक समझाना चाह रहा हूँ कि रास्ता खूबसूरत होना चाहिए. इसका मतलब कि कोई भी रिएक्शन लो एनर्जी लो एनर्जी बैरियर को वाले पाथ को सेलेक्ट करता है, लो एनर्जी बैरियर वाले पाथ को सेलेक्ट करता है. प्रोडक्ट में और मे नॉट बी स्टेबल, कम स्टेबल भी हो सकती है और ज़्यादा स्टेबल भी हो सकती है. तो फिलोसफी वाली जो जैसी वाली जो बात थी कि रास्ते खूबसूरत होने चाहिए, मंजिल खूबसूरत मिल गई तो बहुत अच्छी बात, और नहीं मिली तो रास्ते तो बहुत खूबसूरत थे ही. के कॉन्सेप्ट आप शायद समझ गए. आइए फिर क्या बात समझ में आई. आप प्रोडक्ट की खूबसूरती के चक्कर में हैं, आप प्रोडक्ट की खूबसूरती के चक्कर में हैं, आपको रास्तों की खूबसूरती देखनी पड़ेगी. आप अगर मेरा इशारा समझ गए हैं तो मैं ट्रांजिशन स्टेट की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां से चल के यहां आने में बीच में एक ट्रांजिशन हुआ होगा, एंड उस ट्रांजिशन में एक ट्रांजिशन स्टेट हुआ होगा. आओ और सच को देखो, सच को समझो, सच को जानो कि हम जो सोचते हैं अक्सर वैसा होता नहीं, और कई बार हम जो देखते हैं वो भी सच नहीं होता. ये प्रश्न इस बात का जीता जागता सबूत है कि आप जो देखते हैं खुली आंखों से भी धोखा हो सकता है. ठीक है, तो आइए, धोखा सुन के पीछे वाला परेशान हो गया. बेटा डोंट बी पर्सनल एंड डोंट बी इमोशनल टू. ओके, हम रिएक्शन समझने जा रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करेंगे कुछ यूं कि क्या हुआ होगा, समझें, थोड़ा सा समझेंगे. ठीक है, थोड़ा जगह बना लेता हूं मैं. ये प्लस आर कर रहा है और HCl एक्सेस में लिया गया है, कोई बात नहीं. आइए, वी हैव सम स्पेस नाउ. ओके ओके, सो आपको पता होना चाहिए कि क्यूमिलीन में पाई बॉन्ड्स परपेंडिकुलर प्लेन में होती हैं. क्लियर? सो इफ दिस इज योर कार्बन एंड इफ दीज टू हाइड्रोजन्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, सो लुक एट, ये p ऑर्बिटल है इसका. ओके, एंड ये p ऑर्बिटल है इसका. देखते रहना, मजा आएगा. नाउ वी हैव वन मोर कार्बन जिसके हाइड्रोजन वर्टिकल प्लेन में है. ठीक है, और इसके p ऑर्बिटल हॉरिजॉन्टल प्लेन में. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट
So there is overlapping, there is overlap. Clear? Okay, so now think about this. ये कैसे बना था? तूने बॉन्ड व्हाइट के तरीके से घुमाई थी, व्हाइट वाले तरीके से घुमाई थी। इसका मतलब ये इंट्रैक्शन ब्रेक हो रहा था, ये ब्रेक हो रहा था, और यहां एक H जुड़ रहा था, H जुड़ रहा था, इस कार्बन से एक H जुड़ रहा था, ये देखिए जुड़ रहा था। तो इसका प्लस, H का प्लस कम होने लगा, और वो प्लस कहाँ क्रिएट होगा? इस कार्बन पर, इस कार्बन पर प्लस क्रिएट होगा। सो दिस इज योर एक्चुअली ट्रांजिशन स्टेट, ये TS है, ठीक है, समझना समझना। आओ इधर आओ, इसके लिए TS बनाते हैं, इसके लिए TS बनाते हैं। इन दिस केस C H H C C H H, क्लियर? सो ये P और क्लियर, ये इंट्रैक्शन टूट रहा होगा, समझना समझना समझना। और इस जगह से कौन जुड़ रहा होगा? इस कार्बन से, इस कार्बन से एक H जुड़ रहा होगा, ठीक है, इस कार्बन से एक H जुड़ रहा होगा, और यहां थोड़ा प्लस आ रहा होगा, इस कार्बन पर पार्शियल प्लस आ रहा होगा। सो दिस इज द TS फॉर दिस कैटायन फॉर्मेशन। अब समझना, आपके दिमाग में जो चीजें थी वो सारी यहां क्लियर हो जानी चाहिए। आपको लग रहा था ये बहुत ज्यादा स्टेबल कैटायन है, ये कम स्टेबल है, ये तो सही है, लेकिन इसके कैटायन के बनने का रास्ता बहुत टफ। सुनना क्यों? आप देख रहे हैं ये प्लस यहां रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लेकिन यहां पर ये प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, क्योंकि यू कैन इजिली ऑब्जर्व दैट दिस प्लस लाइज एट दिस कार्बन, एंड इस कार्बन का p ऑर्बिटल इस p के परपेंडिकुलर है, एंड इफ दिस p ऑर्बिटल इज, इधर इंट्रैक्शन है, if this p orbital is this p orbital is perpendicular to this one, so ये ट्रांजिशन स्टेट का प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं। समझो मामले को, इस ट्रांजिशन स्टेट का ये जो प्लस है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, बिकॉज येलो p ऑर्बिटल्स इन p ऑर्बिटल से परपेंडिकुलर। ओके, सो एक पॉइंट कि यहां वो स्टेबिलिटी नहीं है जो यहां स्टेबिलिटी है। सो TS अनस्टेबल है, हाई एनर्जी बैरियर। और देखते हैं, if this carbon plus is not stabilized by resonance, then we can look for other effects. ये कार्बन डबली बॉन्डेड है, sp हाइब्रिडाइज्ड, sp, और if it is sp और sp2, ये -I करेगा और ये इस प्लस को और डिस्टेबलाइज करेगा, और डिस्टेबलाइज करेगा। नाउ लुक एट दिस ट्रांजिशन स्टेट। In this case, we are having positive charge in this p orbital, and obviously this plus is also not showing resonance, ये resonance phenomena में नहीं है, लेकिन इस कैटायन को ध्यान से सुनना, इस कैटायन को हाईली अनस्टेबल बोलने के पीछे, इस कैटायन को हाईली अनस्टेबल बोलने के पीछे लॉजिक ये होता था कि ये जो प्लस चार्ज है, ये जो प्लस चार्ज है, ये sp2 ऑर्बिटल में होता था, ये प्लस चार्ज sp2 ऑर्बिटल में होता था। बट बिलीव मी, इन दिस ट्रांजिशन स्टेट ये प्लस चार्ज किसी हाइब्रिड sp2 में नहीं है, ये p ऑर्बिटल में। किसमें है? बोलो बोलो, किसमें है? p ऑर्बिटल में है। तो ये अनस्टेबल, p में प्लस चलेगा, बट वो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्लस गलत बात है। हाइब्रिड ऑर्बिटल लो एनर्जी पर होते हैं, स्टेबल होते हैं, उसमें प्लस डेफिशिएंसी अच्छी बात नहीं। और सुनो, चलो कोई क्या दूसरा इफेक्ट देखें। लुक एट दिस कार्बन, नाउ दिस कार्बन इज गोइंग टू अटेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दिस कार्बन इज गोइंग टू अटेन, देखो इट ऑलरेडी हैज 1 2 3 बॉन्ड, वन न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड, सो दिस कार्बन इज टेंडिंग टुवर्ड्स having sp3 hybridization. It means it can show some sort of plus I effect, it can show some sort of plus I effect. So transition state, if I'm talking with respect to transition state, then this transition state is no doubt more stable than this transition state. So we can have 2 points in both cases, like plus is not in, I'm talking about completely for transition state, not in hybrid orbital. यार इसके लिए नहीं बात कर रहा हूं, तुम लोग यार समझना, not in hybrid orbital. Okay, second, terminal
CH3 प्लस I। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, नो, ये भी अगेन पॉइसन स्टेट की बात है, नो TS इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। सेकेंड पॉइंट, TS is destabilized by minus I of central carbon. So that's why it's a very good question actually, and this is going to provide you major product of reaction Br minus at top bottom whatever, same answer आएगा, CH2 C Br and CH3. This is your major product of this reaction. It's surprising actually. Now एक HBr और है, अब तो ये बहुत सिंपल केस है, अभी हमने किया, देखो एक Br जुड़ा हुआ है, उस पर हम एक और Br जोड़ रहे हैं, तो इट्स सिंपल बाय ऑब्जर्विंग पोलराइजेशन इन डबल बॉन्ड। और मैंने आपको क्या कहा था, जेमिनल मिलता है, क्या मिलता है, जेमिनल। तो योर आंसर वुड बी CH3 C Br CH3। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट एक्चुअली, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। और इस रास्ते पर उदासी छा गई है, और इस रास्ते पर खुशियां चहक रही हैं, तो इट्स अ क्यूमुलिन सेगमेंट। एंड 17th कर लेंगे, 17th में HCl एक इक्विवेलेंट डालना है, एंड यू हैव टू स्टार्ट दिस रिएक्शन एंड यू हैव टू स्टॉप इट एट 1 एडिशन ऑफ 1 HCl। ठीक है, कर लेंगे, कर लोगे ना भाई? ना 18th इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 18th मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंसर आप बना लेंगे, बहुत आसान है। तो मेन है रेट ऑर्डर लगाना था, ये Cl वाला केस हम कर चुके हैं, देखिए ये Cl वाला केस नहीं, डबल लगा हुआ है, Br की जगह Cl ले लो, द सेम केस जेमिनल टाइप का आएगा। इट्स नॉट एग्जैक्टली जेमिनल बिकॉज वन इज Cl वन इज Br, Cl एंड Br, और ये दो आंसर बनेंगे बिकॉज दिस सेंटर इज कायरल। NO2 वाले केस में 1 डिग्री पर आएगा, किनारे की तरफ आएगा, क्लियर? सो इट वुड बी NO2 CH2 Br। ओके, सर इंटरेस्टिंग फैक्टर इज, हमने कॉपी में लिखा था नोट पॉइंट में कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, हमने जो लिखा था वो लिखा था न्यूक्लियोफिलिसिटी के कंपैरेटिवली, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अगर हम बात करें तो ये था न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन से मैच कर रहा था। तो अगर हम देखें A B C D E, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स C में है बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन ऑफ 2 मिथाइल प्लस H, बिकॉज ऑफ प्लस H ऑफ 2 मिथाइल। सो इट वाज न्यूक्लियोफिलिसिटी, ओके, ऑफ एल्कीन। ओके, सो वी कैन मेंशन हियर दैट कि C का रेट ज्यादा होगा, C का रेट ज्यादा होगा क्योंकि इसमें 6 अल्फा H है, 6 अल्फा H मीन्स हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। C के बाद क्या आ सकता है, C के बाद क्या है, B। देखें NO2 ओवरऑल खींचता है -R -I, Cl ओवरऑल खींचता है -I डोमिनेट करता है, ये दोनों देते हैं, यहाँ एक देता है, तो C के बाद B आ जाएगा, यहाँ 3 अल्फा H होंगे, B के बाद A होगा, A में कोई दे नहीं रहा तो कोई ले भी नहीं रहा। अब बचा D एंड E, Cl ले तो रहा है लेकिन Cl -I से ले रहा है, जबकि NO2 -I -R दोनों से ले रहा है, तो इट वुड बी D एंड लास्ट वुड बी E। सो यहाँ -I से खींच रहा है, ये -I एंड -R से खींच रहा है। महा इंपॉर्टेंट है यार, ये ऑर्डर जो है ये इस सेगमेंट का है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही लगा दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट इज वेरी ऑब्वियस, वेरी क्लियर, सो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको प्रॉब्लम करे। ठीक है, एक क्वेश्चन छोटा सा है 19th, वो भी मैं बता देता हूँ, वो तो खैर बहुत आराम से हो जाएगा। लुक एट 19th क्वेश्चन, इट्स HBr। अरे क्या मजाक है यार, बॉन्ड ऊपर घूमेगी, यहाँ कैटायन बहुत अच्छा बनेगा,
और उस पर बी आर जुड़ जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसकी मैंने मैकेनिज्म नहीं लिखी। सो लुक एट 19th, दिस इज ऑल अबाउट एच एक्स एडिशन। ठीक है, एच एक्स एडिशन चलें आगे। ये क्यूमलीन था, इसमें पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर थे, इसलिए ये थोड़ा सा नया जो आप डायरेक्ट अभी तक क्या हो रहा था कि केटाइन की प्रॉपर्टी टीएस में रिफ्लेक्ट हो रही थी। अभी तक के क्वेश्चंस में केटाइन की प्रॉपर्टी टीएस में रिफ्लेक्ट हो रही थी, बिकॉज ऐसे कुछ परपेंडिकुलर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट अभी तक आया नहीं था। तो एज क्यूमलीन अपीयर्स हमें थोड़ा सा उसके टीएस पर ध्यान देना पड़ा और हमें एक चीज बिंदास चीज पता चली। ठीक है, मैं हटा रहा हूं इसे। ओके, सो एक और क्वेश्चन था 20th क्वेश्चन, और मुझे याद आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 के बाद मैंने एक पेज ब्लैंक बोला था आपको छोड़ने को, और आई होप आपने छोड़ा होगा एक पेज। पिज्जा वगैरह अपन ने तो पूरी कॉपी छोड़ रखी है, पूरी कॉपी खाली पड़ी है। ऐसा भी नहीं करना है भाई, है एक पेज बोला था, एक ही पेज 20 के बाद छोड़ना था, और 20th को भी पेंसिल से अटैम्प्ट करना था आपको। तो आइए हम उस 20th क्वेश्चन के थ्रू उस पेज को पूरा फिल करेंगे, और अगले 5, 7, 8 मिनट सॉरी, अगले 5, 7, 8 मिनट आपको पूरा 20th क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन बहुत प्रॉपरली ध्यान से देखना है। चलिए, तो स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 20, ये है एंड एच बी आर है एंड वन इक्विवेलेंट। मैं आप सबको फिर से बोल रहा हूं, बहुत क्लियरली मेरे शब्दों को सुनिएगा, ठीक है, बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, सब कुछ। प्रश्न बड़ा आसान है, एक एच बी आर डालना है, एक कंपाउंड है, रिएक्टेंट है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है। आपको पता है ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस कर रहे हैं रेजोनेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट, नथिंग न्यू विद दैट mechanism. Now you have to find out कि ये बॉन्ड कौन सी बॉन्ड होगी और किधर पोलराइज होगी। जरा ध्यान से सुनना, कौन सी बॉन्ड होगी, लेफ्ट से राइट पोलराइज होगी या राइट से लेफ्ट पोलराइज होगी, ये प्रश्न है। इस क्वेश्चन में दोनों डबल बॉन्ड एक जैसी हैं, तो आप अगर लेफ्ट वाली बॉन्ड को करो या राइट वाली बॉन्ड को घुमाओ तो आपका वो केस एक ही जैसा होगा। बट दिस वुड नॉट बी सेम इन ईच केस, अलग अलग हो सकता है। तो अगर अलग अलग होगा तो हम क्या करेंगे, अपना फंडा एक है, कौन सी बॉन्ड को घुमाएंगे मेरे भाई, आप उस बॉन्ड को घुमाओ जिसके पोलराइज होते ही, जिसके घूमते ही जो पहला केटायन बने वो मोस्ट स्टेबल बने। ये वही पुराना कॉन्सेप्ट जो पढ़ते चले आ रहे हैं, पहला केटायन, फर्स्ट केटायन मोस्ट स्टेबल बने। सारे लोग ध्यान से सुन लें, फर्स्ट केटायन मोस्ट स्टेबल बने। अब मान लो आपकी बुद्धि के हिसाब से मैं यहां पर आपको 4 केसेस दिखा देता हूं। एक ने कहा ये वाली इधर घूम जाए, लो अगर ये वाली इधर घूम गई तो यहां प्लस आएगा, आपको प्लस को ट्रेस करना है, प्लस चार्ज कहां आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये बॉन्ड ऐसे घूम गई तो प्लस यहां आएगा। ओके, किसी ने कहा सर अगर ये प्लस उल्टी घूम जाती तो, अरे तो क्या प्लस यहां आता कि इस तरफ आता, पूंछ की तरफ प्लस आता है। एक ने कहा अगर ये नहीं हुआ होता तो, ये हुआ होता तो, अरे ये हुआ होता तो जनाब ये प्लस आता, देखो ये प्लस आता। एक ने कहा ऐसा हुआ होता तो, वो 3 नहीं हुए होते तो, अरे ये नहीं वो नहीं तो जनाब ये आता। मेरे भाई इन 4 केस में आप ये कसम खा लो कि आप जो दूसरा और चौथा केस है ऐसा तो कभी जीवन में नहीं करोगे, क्योंकि ये तो अंधे को भी दिख रहा है कि यार अगर ये डबल घुमा रहे हो तो यहां प्लस आना चाहिए ताकि वो रेजोनेंस कर ले, ये प्लस घुमा रहे हो, ये डबल घुमा रहे हो तो प्लस यहां आना चाहिए ताकि वो रेजोनेंस कर ले। क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं? तो मेरे भाई ये तो खल्लास सीन है दोनों, क्योंकि यहां रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। लिखना नहीं है, अभी तो समझना है, नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ये मैं तरीका बता रहा हूं, हर क्वेश्चन में आपको इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं कि नो स्टेबलाइजेशन बाय
रेजोनेंस। अगर आप ध्यान से देखें पहला और तीसरा सेम है, पर पहला और तीसरा सेम है तो हम यानी कि किसी भी बॉन्ड को किनारे की तरफ घुमा सकते हैं। सो वी जस्ट गेट इट, दिस इज द राइट चॉइस। अगर इन दोनों में भी स्टेबिलिटी डिफरेंस होता, अगर इसमें भी स्टेबिलिटी डिफरेंस होता तो जो मोस्ट स्टेबल था मैं वो वाला रास्ता लेकर आगे बढ़ जाता। चल आइए आइए, मेरे ख्याल से ये आप समझ चुके हैं कि ये होगा, देखते रहना मजा आएगा। तो मेरे भाई सच बताओ, ऐसा करने से कितने कार्बोकेटाइन बनेंगे? बोलो, ऐसा करने से कितने कार्बोकेटाइन बनेंगे? ये H में नहीं लिखूं तो भी चलेगा क्योंकि H बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में लिखा नहीं जाता। कितने केटाइन बनेंगे? अब अगर आपके मन में 2 आ रहा है ना, तो आपको मैं झापड़ मार सकता हूं। दरअसल केटायन तो एक ही आएगा मेरे भाई, केटायन तो एक ही आएगा। सारे भाई लोग ध्यान से देखें, केटायन एक ही आएगा। ये देखिए केटायन एक ही है जिसमें प्लस चार्ज यहां भी है और प्लस चार्ज यहां भी है, तो कुछ डेल्टा डेल्टा लगा दो, केटायन एक ही आएगा। ये है एक केटायन, ये है हाइब्रिड। एक ही इंटरमीडिएट में 2 जगह पर प्लस होगा, एक ही इंटरमीडिएट में 2 जगह प्लस होगा, 2 अलग अलग प्लस नहीं होंगे। सेगमेंट एक ही है, उसमें 2 जगहों पर प्लस होगा। ठीक है, देखिए ये वाला बता रहा है यहाँ प्लस है, ये वाला बता रहा है यहाँ प्लस है, तो RS तो हाइपोथेटिकल होते हैं, वो तो अपना पार्ट का बस प्ले करते हैं, एक ही पार्ट का इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो ये केटायन बन गया। अब भाई साहब आपका जो Br माइनस है, Br माइनस, दैट वुड अटैक Br माइनस, वो यहां भी अटैक कर सकता है, आंसर दे सकता है, वो यहां भी अटैक कर सकता है, आंसर दे सकता है। तो अगर ये यहां अटैक करेगा, सो यू वुड सर्टेनली गेट दिस वन। देखें ये जुड़ गया प्लस पे, और अगर ये Br यहां जुड़ता तो ये आंसर मिलता। देख लें आप, आराम से देख लें, शर्माने की बात नहीं है। तो भाई साहब इस रिएक्शन के 2 आंसर हैं, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, ये एक आंसर है, ये दूसरा आंसर है। अब आपको इस क्वेश्चन में नया क्या है, चलिए हम नया ढूंढते हैं, नया क्या है। चलिए अगर मैं ऐसे ही आपसे पूछूं कि अगर मैं इसे लिखता हूं 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे ही मैं लिख दूं अगर, तो बताओ H किस नंबर पे लगा है? 1 नंबर। या यूपीएससी नंबरिंग नहीं है मेरे भाई, या यूपीएससी नंबरिंग नहीं है। अब आप कहोगे फिर कौन सी नंबरिंग है? सुनो, जो बॉन्ड सबसे पहले पोलराइज होगी, जैसे मान लो आपने ये सब किया और आपको पता चल गया कि ये वाली बॉन्ड है, इसे पोलराइज कराने से मोस्ट स्टेबल केटायन मिलेगा, तो जो बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल केटायन प्रोवाइड कर रहा है उसे 1 देंगे, 1 2 3 4 ऐसा करेंगे। ठीक है, यूपीएससी नंबरिंग नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ही बातचीत करने के लहजे के हिसाब से देखें। H गया 1 पर, H गया 1 पर, और बताओ Br किस नंबर पे गया? बोलो, ये कौन सा नंबर है? 2 नंबर। तो मेरे भाई इस प्रोडक्ट को हम 1 2 प्रोडक्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? 1 2 प्रोडक्ट। क्या बोल देते हैं? 1 2 प्रोडक्ट। ओके, सिमिलरली इस प्रोडक्ट को क्या नाम देंगे? देखो इसके लिए भी H तो 1 पर ही गया, और ये कौन सा कार्बन है? 4 वाला, Br 4 पर लगा है, तो इसे हम बोलते हैं 1 4 प्रोडक्ट। अरे तो नामकरण है, इसमें कोई लॉजिक थोड़े है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, तो नामकरण है। अच्छा चलें, अब हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट जो बनी है वो लेस स्टेबल है या मोर स्टेबल है, ये देख लेते हैं। तो लुक एट योर प्रोडक्ट इज ए एल्कीन, योर प्रोडक्ट इज ए एल्कीन, दिस इज ए एल्कीन with 1 alpha H, with 1 alpha H, and this is alkene with 5 alpha H. Look at 5 alpha H. So this alkene is more stable. तो मेरे भाई ये प्रोडक्ट जो है ये मोर स्टेबल है। ये क्या है? ये मोर स्टेबल है। और ये प्रोडक्ट क्या है? बोलिए, ये प्रोडक्ट लेस स्टेबल है। क्लियर? अब मुद्दा अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा कि सब समझ में आ गया, इसमें खास क्या है, कुछ समझ में नहीं आता तो अपने को लगता है इसमें कुछ खतरनाक चीज है। मेरे भाई
अभी मैं काफी देर तक आपको बुर्ज खलीफा वाला एग्जांपल लेकर समझा रहा था कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ये देखने के लिए आप स्टेबिलिटी मत देख लेना, यही मैं कह रहा था। कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ज्यादा मतलब होता है क्वांटिटी, यील्ड, कौन सा ज्यादा बनेगा क्वांटिटी से रिलेटेड होता है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड नहीं होता। फिर आप वही कह रहे हो कि सर ये मोर स्टेबल है, ये ज्यादा बनना चाहिए, मतलब वही हो गया 500 मिलियन यूएस डॉलर वाला, सर यही होना चाहिए आसानी से। नहीं, अगर ये स्टेप आसानी से हुआ तो ये ज्यादा बनेगा, ये स्टेप आसानी से हुआ तो वो ज्यादा बनेगा। तो हमें स्टेप, जो स्टेप्स हैं उसमें देखना पड़ेगा, मतलब ट्रांजिशन स्टेट को देखना पड़ेगा। ठीक है, सो आओ बच्चों मुझे बताओ, यहां मैं इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाऊंगा, बहुत आसान है। ये डबल है, यहां प्लस है, इस पे बी आर जुड़ रहा है, ये बी आर का माइनस कम होने लगेगा, इसका प्लस कम होने लगेगा। ये है ट्रांजिशन स्टेट 1-2 प्रोडक्ट का, ये ट्रांजिशन स्टेट है 1-2 प्रोडक्ट का। और यहां से बी आर जुड़ने लगेगा, ये पार्शियल प्लस, ये ट्रांजिशन स्टेट है 1-4 प्रोडक्ट का। अगर आप ध्यान से देखें, सो दिस टीएस इज स्लाइटली मोर स्टेबलाइज्ड, this TS is slightly more stabilized. Why? One side resonance and another side free alpha H. समझे? So this TS is more stabilized than to this TS which have almost only resonance kind of. Okay? Hello? So this is all about कि ये प्रोडक्ट का पाथ आसानी से अपीयर हो सकता है क्योंकि ये टीएस ज्यादा स्टेबल है। अब ये टीएस ज्यादा स्टेबल है तो ये रिएक्शन फास्ट होगी तो ये ज्यादा रिएक्टेंट इस सेगमेंट, इस रास्ते को फॉलो करेंगे, और ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस रास्ते को फॉलो करेंगे तो ये क्वांटिटी में ज्यादा बनेगा, क्वांटिटी में ज्यादा बनेगा। आइए इसी के साथ मैं इन्हीं चीजों को जो आपने अभी अभी पढ़ा है इन्हें कुछ टेक्निकल टर्म्स के तहत समझते हैं, टेक्निकल टर्म्स के तहत। तो सारे लोग ध्यान से देखें, दिस इज अवर केसीपी एंड टीसीपी, क्लियर? सो व्हाट इज दिस? केसीपी किसी उस प्रोडक्ट को बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, केसीपी। काइनेटिक्स आपने फिजिकल में पढ़ा होगा, अभी पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा। काइनेटिक्स मींस वी आर डिस्कसिंग अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वी आर डीलिंग विद रेट ऑफ रिएक्शन, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मतलब थोड़ा सा और देसी मतलब समझाता हूं। इसका मतलब है प्रोडक्ट क्विकली फॉर्म्ड, जो प्रोडक्ट जल्दी बन जाए। और जल्दी प्रोडक्ट कौन सी बनेगी? जो स्मूथ रास्ते से जाए या टफ रास्ते से जाए, जो लो एनर्जी बैरियर वाले रास्ते से जाए या जो हाई एनर्जी बैरियर वाले रास्ते से जाए। बोलो भाई, जवाब दो। हाँ, लो एनर्जी बैरियर, वेरी गुड, और स्मूथ वाले रास्ते से जाए, ठीक है। तो मेरे भाई आप ये भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट formed by low activation energy barrier। आओ बच्चों मुझे बताओ, अच्छा केसीपी था क्विकली फॉर्म्ड प्रोडक्ट, तो टीसीपी क्या होगा? तो लग रहा वो जल्दी बन रहा था, ये देर से बनना चाहिए। अरे मेरे भाई, दुनिया में हर चीज A+B=100 नहीं होता, नालायक, ये इससे रिलेटेड नहीं होता, ठीक है। तो टीसीपी भी एक टर्म और है, इसका मतलब होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है दोस्त केवल एक, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट, क्लियर, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। एक्चुअली ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, आई मीन
लो एनर्जी पाथ हो या हाई एनर्जी पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होगा वो टीसीपी होगा। तो आप देखें केसीपी और टीसीपी में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। वो कह रहा है जो जल्दी बने, ये कह रहा है जो ज्यादा स्टेबल बने। हो सकता है कि जल्दी सबसे ज्यादा स्टेबल वाली चीज बन जाए, यानी कि ऐसे केसेस भी आएंगे जहां केसीपी प्रोडक्ट और टीसीपी प्रोडक्ट दोनों सेम होंगे। ठीक है, सो दीज आर ऑलवेज पॉसिबिलिटीज। तो हम नोट में ऐसी सुंदर सुंदर पॉसिबिलिटीज का करेंगे जिक्र। तो हो जाइए तैयार फॉर नोट। नोट में फर्स्ट पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं वो है केसीपी एंड टीसीपी में बी सेम। ओके, ये सेम भी हो सकते हैं। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट जल्दी बन जाए, हो सकता है, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। नहीं भी हो सकता है जो जल्दी बन रहा हो वो स्टेबल ना हो, बिल्कुल हो सकता है। आइए फर्स्ट पॉइंट ये हुआ नोट का। अगला पॉइंट करेंगे सेकंड पॉइंट। समझना जरा, मजेदार है इसमें पॉइंट्स। ओके, what is concept actually behind this all this? Look at ये A+, ये कैटायन था और ये एक एनायन था। तो A+ एंड B- टाइप का मान लो, कैटायन एंड एनायन जुड़ के इन्होंने एक AB बॉन्ड बना दी। दिस इज A, दिस इज B। क्लियर? तो मैं क्या बोलने जा रहा हूं उसे समझें। रिएक्शंस एट लो टेम्परेचर इज यूजुअली इरिवर्सिबल। समझना, मामले को समझना। मैं कह रहा हूं लो टेम्परेचर पर रिएक्शंस यूजुअली इरिवर्सिबल होती हैं। इसका मतलब बताता हूं आपको। इसका मतलब ये है, सपोज वी आर हैविंग A+ एंड B-, क्लियर, एंड यू वुड गेट इजिली AB, सो नो डाउट अबाउट दिस। ओके, नाउ लेकिन अगर थर्ड पॉइंट देखें, अगर मैं ऐसा करूं कि जो रिएक्शन थी इसी को हाई टेम्परेचर पे करूं, रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर या हाई टी इज यूजुअली रिवर्सिबल। अब ये देखिए, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई तो समझना पड़ेगा मामले को। क्या है? इन दिस केस A+ B-, जो ये बॉन्ड बना रहा है ये रिवर्सिबल हो गया तो मामला अलग हो जाएगा। अभी हम उस पर बात करेंगे, ऐसा क्यों। ओके, सो दीज आर द इंफॉर्मेशंस। केसीपी क्या होता है, टीसीपी क्या होता है, केसीपी टीसीपी सेम हो सकता है, दैट्स फाइन। लो टेम्परेचर पर रिएक्शन इरिवर्सिबल नेचर रखते हैं, प्लस- जुड़ के बॉन्ड बनाने की फेवर में रहेगा। हाई टेम्परेचर पे ये बनी हुई बॉन्ड वापस टूट सकती है, वापस टूटकर आयंस में आ सकती है, बिकॉज टेम्परेचर इज हाई। सो दीज आर फ्यू इन्फॉर्मेशन। तो मैं यार ये हटाना चाह रहा हूँ अब, ये जो बॉन्ड घुमाने का फंडा था ना, हाँ ये तो घुमा ही लोगे आप। ठीक है, ओके। सो आफ्टर दिस कुछ चीज़ें आप समझ गए हैं। जैसे मैंने ये प्रूफ किया था कि ये TS ज़्यादा स्टेबल है, ये TS ज़्यादा स्टेबल है, तो ये प्रोडक्ट के लिए लिखा था लेस स्टेबल है। सो इफ दिस इज TS एंड ये मोर स्टेबल है तो ये KCP है, क्योंकि TS ज़्यादा स्टेबल का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम। ज़्यादा स्टेबल TS था, मैंने बोला था रेजोनेंस के साथ साथ 3 α और ये अगर आप देखें तो मोर स्टेबल है, ये स्टेबिलिटी से चेक होगा, इट वुड बी डिसाइडेड बाय स्टेबिलिटी। सो दिस इज योर TCP। अभी तक हमने केवल नामकरण किया है, ये KCP है, TCP है, 1-2 है, 1-4 है, ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। कमिंग टू पॉइंट, ज्यादा कौन है, संख्या में ज्यादा कौन है, परसेंटेज में ज्यादा कौन है, ये अपने बात करेंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमने अभी कंप्लीट की है। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ इट्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। हम इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो इट्स वन ऑफ द पॉइंट एक्चुअली, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। देखना मजा आएगा आपको, दिल खुश हो जाएगा। आप अपना दिमाग लगाकर ये पता कर सकते हैं कि इसमें 2 स्टेप है, इस रिएक्शन में 2 स्टेप हैं। एक स्टेप जिसमें कैटायन बना है, दूसरा स्टेप जिसमें कैटायन पे Br जुड़ा है। क्लियर? तो आप खुद सोचिए, कैटायन का बनना स्लो प्रोसेस होगा या कैटायन से प्रोडक्ट का देना स्लो प्रोसेस होगा? सोचिए जरा। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन स्लो प्रोसेस होगा या कैटायन से एल्काइल हैलाइड का बनना स्लो प्रोसेस होगा?
ये आप सोचिए और बताइए। भैया इसका ऑक्टेट पूरा था, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये बनाना तो टफ होगा, ये बनाना तो स्लो होगा, आसानी से थोड़े बना पाओगे। तो मेरे भाई आप देखें इस चैप्टर में फॉर्मेशन ऑफ केटाइन, अगर केटाइन बन रहा है चाहे वो एनसीसी हो चाहे वो सीसी हो, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन ही आरडीएस होता है। तो मेरे भाई पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में हम जरूर ड्रॉ करेंगे, लेकिन हमें पता है दैट दिस स्टेप इज आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आओ बच्चों मुझे बताओ, सारे लोग देखिए। ओके, so let's start it, starting with the reactant and HBr, reactant and HBr. so पहला स्टेप वो है आपका RDS. okay, so what is this? अगर आप मुझे बता दें तो मैं मान जाऊंगा ये क्या है, यहाँ क्या है, ये है ये केटायन, ये जो कार्बोकेटायन है आपके पास, डैश 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 डैश, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, क्लियर, ये और ये बी आर माइनस, ये है इस जगह पर ये केटायन। नाउ लुक एट वी हैव टू प्रोडक्ट्स। अच्छा आप समझना जरा, अल्कोहल में हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किया था, उसमें हम वाटर निकाल रहे थे और पाई बॉन्ड आंसर में आता था, सिग्मा बॉन्ड तोड़ते थे रिएक्टेंट में और पाई बॉन्ड एल्कीन आंसर आता था। बट दिस टाइम वी आर डूइंग रिवर्स ऑफ इट, दिस इज एडिशन। पहले हम वाटर निकाल लेते, यहाँ पर हम HBr ऐड कर रहे हैं और देखें रिएक्टेंट में पाई बॉन्ड 2 हैं, प्रोडक्ट में 1 है, यानी कि तुम पाई वीक पाई तोड़कर स्ट्रॉन्ग सिग्मा बना रहे हो, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर रखती है। यूजुअली रिएक्शन कैसा नेचर रखती है, एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी लिबरेट होती है। तो मेरे भाई मेरे कहने का मतलब है ग्राफ इससे नीचे रहेगा, एक्सोथर्मिक का ग्राफ यही होता है। तो पहले हम 1-2 प्रोडक्ट बनाएंगे, 1-2 प्रोडक्ट। टीएस स्टेबल है, टीएस स्टेबल है तो ज्यादा ऊंची पीक नहीं जाएगी, ज्यादा ऊंची पीक नहीं जाएगी, और प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट लेस स्टेबल है तो ये ज्यादा नीचे यहां नहीं जाएगा। ओके, सो दिस इज योर 1-2 प्रोडक्ट, क्लियर, और क्लियर कर देता हूं मैं 1,2 प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि 1,4 वाले में टीएस कम स्टेबल है, मतलब ये ऊपर यहां ऊपर जाएगा, ठीक है, ये यहां ऊपर जाएगा, और इसकी प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, टीएस कम स्टेबल है तो ऊपर गया, और प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो नीचे जाएगा, यानी कि ये ग्राफ कट करेगा। समझ लो मामले को, समझ लो मामले को। ओके, सो दिस इज योर 1,4 प्रोडक्ट, 1,4 प्रोडक्ट। ओके, अब मैं एक मजेदार बात बता रहा हूं, सीखना है तो एक झटके में सीख लो। यहां जो नीचे होगा, यहां जो नीचे होगा वो केसीपी देगा, और यहां जो नीचे होगा वो टीसीपी देगा। ऐसे ही बता दिया, हाँ दिख भी रहा है नालायक, जो जो यहाँ छोटा होगा वो ट्रैक भाग जाएगा, फास्ट भाग जाएगा, हाँ, और यहाँ जो नीचे होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा तो टीसीपी हो जाएगा। फिलहाल ये इस रिएक्शन का पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, ये इस रिएक्शन का पोटेंशियल एनर्जी कर्व है। थोड़ा सुंदर बना देता हूँ मैं इसे, गंदा सा दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। अब एक मजेदार चीज है जो समझें, जो जिसके लिए हमने ये क्वेश्चन किया है, वो ये है कि ये रिएक्शन में कौन ज्यादा आएगा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, सब कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान से सुनने समझने हैं, वो देखें क्या है, सारे लोग ध्यान से सुने। एट लो टी, एट लो टी, लो टी मतलब लो टेम्परेचर, रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, रिएक्शन इरिवर्सिबल होगी, आगे ही जाएगी पीछे नहीं आएगी, रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, एंड ध्यान से देखें रिएक्शन यहां से चली यहां तक है, एंड वी डोंट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू क्रॉस हाई एनर्जी बैरियर, क्लियर, एंड डोंट हैव एनर्जी to cross higher
एनर्जी बैरियर, हेंस केसीपी। जब आप ऊपर वाले बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाओगे तो नीचे वाला क्रॉस होगा, हेंस केसीपी इज मेजर। मेरे ख्याल से माँ का मतलब जानते हो, माँ का मतलब मुख्य प्रोडक्ट जो है वो मेजर है, केसीपी इज मेजर। लो टेम्परेचर पर अगर रिएक्शन है तो केसीपी मेजर होगा, यानी कि जो जल्दी बनेगा वो ज्यादा बनेगा। ठीक है, अच्छा मुद्दा आप जरूर आप सोच रहे होंगे और आपने गेस भी किया होगा कि क्या होना चाहिए। एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर रिएक्शन इज एक्चुअली रिवर्सिबल, रिएक्शन इज रिवर्सिबल। अब यार ये एंड और ये एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है, ये एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। एंड टीसीपी इज मेजर प्रोडक्ट, टीसीपी इज मेजर प्रोडक्ट। अच्छा आप कुछ लोग कहेंगे अच्छा तो आप बोलोगे अब ज़्यादा टेम्परेचर है तो अपने पास एनर्जी है, अपने पास एनर्जी है तो हाई एनर्जी पाथ को क्रॉस कर जाएगा। बट अगर आप ठंडे और धैर्य के साथ सोचें, ठंडे दिमाग को यूज करते हुए धैर्य के साथ सोचें, तो अगर ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा एनर्जी है तो भी लो एनर्जी पाथ क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा? पापा ज़्यादा पैसा है तो उड़ाने की जरूरत क्या है? लो एनर्जी पाथ तो तब भी सेलेक्ट हो सकता था। मेरे भाई इस सबका रीजन यहां छिपा हुआ है, अगर आप ध्यान से सुने। एट हायर टेम्परेचर रिएक्शन इज रिवर्सिबल। सारे सुनना, सारे ध्यान से सुनना, 60 सेकंड लगेंगे, 60 सेकंड। भाई साहब कोई भी टेम्परेचर हो, यहां से मॉलिक्यूल ज्यादा ही जाएंगे। अब सुनना, पूरी कहानी सुनना। टेम्परेचर कम हो या ज्यादा हो, ये ब्लू वाले पाथ से यहां ज्यादा चीजें पहुंची, यहां ज्यादा, अब पूरा मामला सुनना धीरे धीरे, ज्यादा चीजें पहुंची, यहां कम चीजें पहुंची। क्लियर? लेकिन आपको पता है ये वो टेम्परेचर कंडीशन है जिसमें रिवर्सिबिलिटी आती है। इसमें क्या आती है? रिवर्सिबिलिटी आती है। तो सच सच बताओ, ध्यान से देखो, इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट जो बना है वो रिवर्ट होकर, वो टूटकर, उसका कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड टूटकर वापस आयंस में जाएगा। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं ये है रिवर्सिबिलिटी का बैरियर, ये है रिवर्सिबिलिटी का बैरियर। 1,2 प्रोडक्ट डिसोसिएट होगा, इसकी कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड टूटेगी, इसकी कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड टूटेगी वापस यहाँ आएगा, इसकी कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड टूटेगी वापस यहाँ आएगा। आपको ये बताना है कि 1,2 जल्दी वापस जा सकता है यहां पर या 1,4 जा सकता है। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो इसका बैरियर ये है, जबकि इसका बैरियर यहां से यहां तक है। तो मेरे भाई 1,2 प्रोडक्ट मैक्सिमम रिवर्ट हो जाएगा, मैक्सिमम रिवर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ रिवर्सिबिलिटी इज इजी, इज मतलब बहुत आसानी से हो सकता है, बिकॉज बैरियर इज लो। लुक एट दिस टू। 1,2 प्रोडक्ट जो बना था, जो पहले वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, इस वाले रास्ते से मॉलिक्यूल वापस आ रहे हैं। तुम यहां पर बैठे हो तो यार इस ब्लू वाले रास्ते से जाने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि ब्लू वाले रास्ते से जो भी मॉलिक्यूल जाएगा वो वापस आ जाएगा, क्योंकि वहां का एक्सटेंट और डिग्री ऑफ रिवर्सिबिलिटी बहुत हाई है। अच्छा, और जो प्रोडक्ट यहां से इस रास्ते से इधर चला गया उसके वापस आने के चांसेस बहुत कम हैं। तो मेरे भाई हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड व्हेन इक्विलिब्रियम वुड अटेंड, आपका मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ज्यादा आ जाएगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन का यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। इन एनी रिवर्सिबल रिएक्शन जो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वही ज्यादा बनता है। यही रीजन था कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हम मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट मेजर बता रहे थे, क्योंकि वो रिवर्सिबल फिनोमेना था और उसमें हम हीट भी करते थे, दोनों कंडीशंस थी। सो दिस इज ऑल अबाउट, मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, मुझे याद है 21, 22, 23, 24, 25। सो उन क्वेश्चंस को अब आप इस तरीके से करिएगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस में आपको अब समझ में आया होगा कि मैंने टेम्परेचर दिया हुआ है। सो इन one of the question temperature was -80, it's obviously low temperature, and relatively there is a temperature of 35 degree centigrade, which is certainly higher temperature. Okay, so एक क्वेश्चन और आएगा आपके दिमाग में, सर एक बात बताओ, यहाँ ना आपने टेम्परेचर लो दिया ना यहाँ टेम्परेचर हाई दिया, जब टेम्परेचर हमें दिया ही नहीं तो हम मेजर या माइनर कैसे ढूंढें? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है।
ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। व्हेन टेम्परेचर इज नॉट गिवन तो हम क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? टीचर वगैरह हवन करेंगे, हवन कर, अरे हवन भी कर लेना यार, हवन करने में कोई बुराई थोड़े, हवन तो बहुत अच्छी चीज है। फिलहाल हम पढ़ाई करेंगे, है ना। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, ये पॉइंट समझिएगा जरा। आप गेस कर सकते हैं, यहाँ कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। टेम्परेचर इज नॉट गिवन, नॉट गिवन, अगर कोई कंडीशन नहीं दी है, कोई टेम्परेचर नहीं दिया है, देन टीसीपी इज मेजर, देन टीसीपी इज मेजर प्रोडक्ट। तो कुछ टेम्परेचर नहीं दिया है तो जो स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है आपको वो मेजर बनाना है, ठीक है। ओके, सो पता ही नहीं चला, आप लोग के साथ समय का तो पता ही नहीं चलता। तो घर में बैठे हैं आप, मैं क्या बोलूँ, मैं घर जाके करना, अभी तो घर ही में बैठे हो यार, तो अच्छी बात है। पढ़ाई करें, इसे रिवाइज जरूर करें, सुंदर टॉपिक है। केसीपी टीसीपी में पिछले 17-18 साल से पढ़ा रहा हूँ। आईआईटी में ये पहले 10-12 साल आया ही नहीं, ये 2014 में पहली बार आईआईटी जेईई में इसका क्वेश्चन आया था केसीपी टीसीपी का, तब से ये आता रहा है। तो केसीपी टीसीपी अच्छी चीज़ है, इजी चीज़ है, लॉजिकल चीज़ है, सोचने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, और समझ कर सीख कर फिर खुश होने वाली चीज़ है। तो आपने अभी कुछ सुना है, काफ़ी हद तक समझा भी होगा। तो अब आप क्या करेंगे, इसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर नोट्स बना के और फिर आप इसके क्वेश्चंस करेंगे। पेपर में अगर कोई करेक्शन आया हो, जो आपका पेपर था, वैसे मुझे लगता है एक ही पेपर हुआ है जहाँ तक मुझे याद है, तो उस एक पेपर में अगर कोई डाउट हो आपको, तो वो डाउट ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप मुझे कोई एक बता देना, तो मैं अगली क्लास में उसे इंक्लूड कर लूँगा। कोई एक बता दें, ऐसा नहीं सारे लोग, ठीक है, कोई भी एक लोग बता देना, एरिन, हर्ष, कोई भी एक बता देना, ठीक है, ताकि हम उसे अगली क्लास में इनकॉर्पोरेट करें। तो आज के लिए इतने रखते हैं, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठीक है। थोड़ी बहुत मस्ती करें, बहुत ज़्यादा मस्ती ना करें, इतनी मस्ती ना करें कि पढ़ाई पर उसका असर है, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।